जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट मैन पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम देखेंगे हिस्ट्री में मरणोत्तर काल के बारे में। मरणोत्तर काल के बारे में हमने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ लिया था शुंग वंश के बारे में और कण्व वंश के बारे में। अब तीसरा जो वंश है वो है सातवाहन वंश के बारे में हम पढ़ेंगे। क्या हम किसके बारे में हैं? सातवाहन वंश के बारे में। हम शुरू करने से पहले आप अब अगर यूट्यूब चैनल पर हमारे अगर पहले हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर पहले वाले वीडियो को अगर नहीं देखी है तो आप पहले प्लेलिस्ट में है, बेल आइकन दबाकर उसको क्या करिए, तो वीडियो को देख लीजिए और तब आखिर बढ़िया से समझ में आएगा। क्लियर? इसमें विदेशी आगमन भी होंगे तो इसका और 2-3 वीडियो इसमें आएंगे और वंश के बारे में आएगा। तो चलिए आप शुरू करते हैं सातवाहन वंश के बारे में। शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं सातवाहन वंश के बारे में। देखिए, हमने जाना था कि शिशुनाग वंश, मरणोत्तर काल के बाद मौर्य काल के बाद क्या आई थी? शुंग वंश आई थी। शुंग वंश के बाद कण्व वंश। कण्व वंश की जो लास्ट जो बचे थे सुशर्मा, जो अंतिम शासक, उसकी जो हत्या किसने कर दी थी? वो सिमुक ने कर दी थी और सातवाहन वंश की स्थापना किया। हमने जाना कि कुन वंश में राजा सुशर्मा के समय भारत जो जो उसका जो क्षेत्र था काफी सीमित हो चुका था। अधिकतर भाग सातवाहन ने क्या किया? सिमुक ने उन्हें हत्या करके, और सातवाहन जानते हैं कि पूरे दक्कन वाले क्षेत्र इत्यादि में क्या उन्होंने अपना शासन किया था। तो जानते हैं कि सातवाहन वंश के बारे में। तो सातवाहन वंश के बारे में जानते हैं कि आखिर सातवाहन कौन थे, इसके कितने राजे हुए, इनके कार्यों को देखेंगे और इनसे कौन सा क्वेश्चन बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं सातवाहन वंश के बारे में। पहले स्थापना, संस्थापक, आखिर सातवाहन वंश की स्थापना किसने किया? तो पहला क्वेश्चन तो यही बार हर बार वन डे एग्जाम में पूछा है कि सातवाहन वंश के संस्थापक कौन है। क्लियर? दूसरा बात पूछा है कि महानतम शासक कौन हुए हैं। तो पहला देखिए, इनके जो संस्थापक हुए हैं वो हुए हैं सिमुक। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में कि सातवाहन वंश के संस्थापक कौन है, तो वो है सिमुक। क्लियर? कब ये बैठे थे? 60 ईसापुर, अभी बीसी चला है, 60 ईसापुर में बैठे थे। क्या? 60 ईसापुर के में। अब संस्थापक उसकी राजधानी क्या स्थापित किए थे? प्रतिष्ठान। और प्रतिष्ठान कहाँ है? महाराष्ट्र में है। कहाँ है? प्रतिष्ठान महाराष्ट्र में है और ये औरंगाबाद जिले में पड़ता है। ये प्रतिष्ठान औरंगाबाद एक बिहार में है लेकिन एक महाराष्ट्र का भी जगह है। महाराष्ट्र में औरंगाबाद जिले में प्रतिष्ठान एक जगह है। वहां पर जो महाराष्ट्र में इनकी क्या थी? राजधानी थी। और ये भी क्वेश्चन पूछा है बहुत बार एग्जाम में। क्लियर? कि सातवाहनों की राजधानी कहाँ थी और आपको दे देगा प्रतिष्ठान और 3 जिले के बारे में दे देगा, आपसे पूछेगा तो आप ये आंसर हो जाएगा क्या? प्रतिष्ठान। तीसरा है प्रमुख शासक में इनको हुए हैं। आखिर इनके बहुत सारे बहुत शासक हुए हैं। ये करीब 300 वर्ष तक शासन चली है। ऐसा माना जाता है कि ये 300 वर्ष तक क्या करी है? शासन चली है, ऐसा माना जाता है। क्लियर? तो 300 वर्ष इनकी जो बहुत सारे शासक हुए हैं और सबसे शासक में महानतम हुए हैं तो वो हुए हैं कौन? गौतमी पुत्र सातकर्णी सबसे महानतम कौन हुए हैं? गौतमी पुत्र सातकर्णी क्या हुए हैं? महानतम शासक हुए हैं। और जानते हैं कि प्रमुख शासक की बात करें तो कौन हुए हैं? गौतमी पुत्र। गौतमी पुत्र आपको ऐसे याद रखिए कि गौतम का याद रखिए कि 2011 के वर्ल्ड कप में कौन ज्यादा रन मारा? पहले पारी को संभाला गौतम। तो जानेंगे कि गौतम ने पारी को आगे बढ़ाया, फिर आगे मैच जीता। तो अब इससे भी याद सकते हैं गौतमी पुत्र कौन? गौतमी पुत्र सातकर्णी क्या हुए हैं? महानतम हुए हैं। और सबसे प्रमुख शासक हुए हैं कौन? गौतमी पुत्र सातकर्णी। उसके बाद देखिए अंतिम जो शासक हुए हैं वो हुए हैं यज्ञश्री सातकर्णी। क्लियर? यज्ञश्री सातकर्णी। इस वजह से भी याद कर सकते हैं कि देखिए यज्ञ लास्ट में करेगा तो क्या होगा? यज्ञश्री सातकर्णी। तो हमने देखा 4 चीज आपको याद रखिएगा कि संस्थापक सिमुक, राजधानी प्रतिष्ठान महाराष्ट्र में औरंगाबाद जिले में है, और जो इसके महानतम जो प्रमुख हुए हैं या महानतम का ये है गौतमीपुत्र सातकर्णी, और अंतिम जो शासक हुए हैं वो हुए हैं यज्ञश्री सातकर्णी। अंतिम शासक कौन? यज्ञश्री सातकर्णी। तो इससे 4 क्वेश्चन तो आप दिमाग यहाँ से बन जाएगा, 4 क्वेश्चन, और बहुत बार पूछा भी है क्वेश्चन। क्लियर? तो ऐसे याद हो जाएगा। आप ऐसे सीरियल बाय करके बना लीजिएगा तो आपका ज्यादा स्पेस भी नहीं जाएगा और जल्दी से क्या हो जाएगा? एग्जाम के टाइम रिविजन भी होने में आसानी होगी। क्लियर? ये करीब 300 वर्ष तक क्या किया है? शासन किया है। करीब कितने वर्ष तक? 300 वर्ष तक इन्होंने शासन किया है सातवाहन वंश ने। क्लियर? अब देख लेते हैं इनकी जो, अब देखिए कि
अब देखिए कि राज्य है तो वहाँ कोई लिपि होगी, कोई भाषा होगी, सीधा सा मतलब, क्योंकि आज भारत है तो भारत में कौन कितनी भाषाएं है, लिपि है कि नहीं। तो इसी प्रकार ये सातवाहन वंश है तो यहाँ भी लिपि रही होगी, भाषा रही होगी, क्लियर, पढ़ने के लिए विद्या पाठशाला रही होगी, तो ऐसा रही होगी, स्वास्थ्य रही होगी। तो देखिए इसकी राजकीय जो भाषा है कौन सी है, वो राजकीय भाषा क्या है, प्राकृत। प्राकृत के बारे में आप भली बात ही नहीं होंगे, बहुत जैन पढ़े हुए थे प्राकृत के बारे में। तो इनकी जो राजकीय भाषा थे वो कौन थे, प्राकृत थे, क्लियर। अब इनकी लिपि की बात करें तो लिपि थी कौन, ब्राह्मी। सातवाहन वंश की लिपि कौन सी थी, ब्राह्मी लिपि थी, क्लियर। अब इनके कार्यों को हम देखते ही इनका हमने देखा कि इनके परिचय इंट्रोडक्शन ये तो बहुत सारे शासक का है, लेकिन वो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है। तो हमने जाना कि सातवाहन वंश की जो संस्थापक हुए हैं सिमुक हुए हैं, महान शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी, अंतिम यक्षिणी सातकर्णी। इनकी राजधानी कहाँ है, औरंगाबाद, महाराष्ट्र में इनकी राजधानी है, क्लियर। इनकी राजकीय भाषा क्या है, प्राकृत है, और लिपि क्या है, ब्राह्मी लिपि है। लगभग 300 वर्षों तक इन्होंने शासन किया है। आप देख लेते हैं 300 वर्षों तक शासन किया है। इनकी भारत की स्थिति देखें तो लगभग देखिए इनकी लगभग जो भारत की स्थिति है वो इस प्रकार है सातवाहन वंश की, क्लियर। इधर तो संगम छोड़ चेर पांडे हम जानेंगे संगम काल के बारे में। फिर यहाँ पर एक वंश है, चेदी वंश है, क्लियर। हमने देखा था कि यहाँ पर वंश है और यहाँ पर तो विदेशी आक्रमण हो रहे तो उन्होंने उसको कब्जा कर लिया। तो उसके बारे में हम अगले लेक्चर में हम जानेंगे कि हिंदू यूनानी शक कुषाण के बारे में हम जानेंगे, तो जानेंगे। चलिए तो इनकी जो कार्य के बारे में देख लेते हैं। देखिए सातवाहन वंश ने क्या किया, इन्होंने भी सिक्के जारी किए सातवाहन वंश ने। और सातवाहन वंश के समय सर्वाधिक जो सिक्के जारी किए गए थे वो किसके जारी किए गए थे, शीशे के जारी किए, किससे के, सातवाहन वंश में। और बहुत बार क्वेश्चन, सबसे भव्य क्वेश्चन है कि सातवाहन वंश के समय सिक्के कौन सी धातु के ढाले गए थे, ऐसे ही पूछ देगा। फिर पूछ देगा कि सिक्के सर्वाधिक किससे चलाए गए थे, तो वो भी पूछ देगा। तो सातवाहन वंश के साथ सर्वाधिक जो सिक्के जारी किए गए थे वो जारी किए गए थे किससे, शीशे से, शीशा से जारी किया गया था। और शीशा कहाँ से ये निर्यात करता था, निर्यात करना ये मंगवाता था, तो ये शीशा मंगवाता था रोम से। रोम के बारे में परिचित होंगे कि रोम क्या है, अभी इटली के क्या है, राजधानी है। तो कहाँ से मंगाते थे, ये रोम से क्या करते थे, आयात करते थे। ये रोम से क्या करते थे, आयात करते थे, किसका, सातवाहन। सातवाहन शीशे के जो सिक्के थे कहाँ से आयात करते थे, रोम से आयात करते थे। चलिए हमने देखा। उसके बाद देखिए कि इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण काम इन्होंने कहाँ शुरू किया था, जो आगे के मध्यकालीन इतिहास में बहुत भूमिका निभाएगी और बहुत प्रभाव करेगी, वो है ब्राह्मणों को भूमि देने की प्रथा की शुरुआत। देखो ये सबसे महत्वपूर्ण है कि ब्राह्मणों को भूमि देने की प्रथा की शुरुआत इन्होंने की थी सर्वप्रथम। क्योंकि क्या होती थी कि यानी कि नौकरशाह हो रहे हैं, नौकरशाह है, ब्राह्मण है, पुरोहित है आदि कुछ है, तो उनको अब रखना है तो मंथली देना है, मैंने महीने पर देना है कि नहीं। तो उस प्रकार इन्होंने पैसे के बदले क्या दिया कि ब्राह्मणों को भूमि देने की प्रथा की इन्होंने क्या क्या शुरुआत किया, काम किया है। उसको क्या दे दिया, भूमि दे दिया। क्या दे दिया उसको, कहा उतना कि 2 कट्ठा खेत है, 2 बीघा केस है, तुम जो तो 2 बीघा तुम्हारा हो गया। तो उन्होंने भूमि देने की प्रथा की शुरुआत सर्वप्रथम किसने किया था, वो है सातवाहन वंश ने भूमि देने की प्रथा की शुरुआत की, क्लियर। और इसकी जो जानकारी हमें प्राथमिक स्रोत मिलता है, नहीं कोई पूछ दे आप कहिएगा कि ब्राह्मणों को सातवाहनों ने ऐसा काम किया कि जमीन देने का प्रथा शुरुआत किया, कोई क्या है, ऐसा हो भी सकता कि जमीन दिया जमीन देने का प्रथा, ये बात गलत है, कहाँ लिखा गया है। तो इसका स्रोत कहाँ से मिलता है, तो इसका स्रोत मिलता है नाना घाट अभिलेख से हमें साक्ष्य मिलता है। किससे, नाना घाट अभिलेख से। किससे, नाना घाट अभिलेख से हमें से जानकारी मिलती है कि सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि देने की प्रथा किसने शुरू किया था, सातवाहनों ने शुरू की थी। क्लियर बात अब समझ गए। अब देखिए इस सातवाहन समझ गए। अब देखिए सातवाहन का जो देखिए कि विस्तार के यहाँ पर है न, लगभग यहाँ पर उनका जो मेन क्षेत्र है, तो इसी प्रकार कहा जाता है कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच जो देखिए पुल का काम करता है, सेतु का कौन काम करता है, देखिए उत्तर और दक्षिण भारत के बीच, उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम कौन करता है, तो सातवाहन करता है। इस बार भी ऐसा भी क्वेश्चन पूछा है कि कौन से वंश उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया है, तो वो है सातवाहन वंश। तो हमने इतना बारे में जाना, अब नहीं इनका बारे में जाना।
अब एक बार इनका किंग हुआ है, राजा हुए हैं, उनके सिक्के से एक बार प्रश्न पूछा था बीपीएससी में, और एक एसएससी में क्वेश्चन पूछा था कि किसके कौन से सातवाहन शासकों के सिक्के पर नाव के चित्र अंकित हुए हैं, तो वो है यज्ञश्री सातकर्णी। यज्ञश्री सातकर्णी के सिक्के पर हमें नाव का चित्र ध्यान देखने को मिला है। क्या चित्र? नाव का चित्र हमें ध्यान देखने को मिला है, नाव का चित्र। और गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में हम जान लेते हैं। तो गौतमीपुत्र सातकर्णी सबसे प्रमुख शासक हुए हैं सातवाहन वंश के, सबसे महानतम हुए हैं, और इन्होंने कई सारी उपाधियां इन्होंने प्रदान की है। जैसे राजा राज, देखिए यहाँ जैसे इन्होंने इनको उपाधियां राजा राज इन्हें कहा गया कि कौन से सातवाहन शासकों को राजा राज की उपाधि दी गई, तो वो है कौन? गौतमीपुत्र सातकर्णी। कौन से शासकों को वेंकट स्वामी भी कहा गया है, गौतम सातकर्णी को वेंकट स्वामी भी कहा गया है। क्लियर? तीसरी बात देख लेते हैं, इन्हें विंध्य नरेश भी इन्हें कहा जाता है, विंध्य नरेश जैसे उपाधियां मिली है। तो इन्हें 3 उपाधियां मिली है, आप याद रखिएगा, राजा राज, विंध्य नरेश और एक और है वेंकट स्वामी। 3 प्रकार की इन्हें उपाधियां दी गई है, और उपाधियां से भी प्रश्न पूछते हैं। अब देखिए इनकी स्थिति में, अगर इनकी सातवाहन वंश में देख लेते हैं कि आखिर महिलाओं की स्थिति कैसी थी, तो एक बार गौर आप किए होंगे कि गौतमीपुत्र सातकर्णी, यज्ञश्री सातकर्णी, तो इनके जो नाम जो है ना माता के नाम पर रखे जाते। देखो सातवाहन वंश के जो नाम होते थे, किंग राजा का नाम होते थे, वो राजा का नाम माता का नाम पर रखे जाते थे। लेकिन जो शासक होती थी पितृसत्तात्मक होती थी। कैसी होती थी? शासन पितृसत्तात्मक शासन होती थी, लेकिन राजा का नाम होता था कैसा? मातृ सत्तात्मक। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि कौन से ऐसे शासक जिनका माता के नाम पर शासक का नाम रखा जाता था, तो वह सातवाहन वंश। लेकिन जो राजा बनते थे वो पितृसत्तात्मक ही बनते थे। क्लियर? पितृसत्तात्मक कि राजा के बाद राजा का बेटा, फिर उत्तराधिकारी राजा, ऐसे बनते थे, लेकिन नाम माताओं के नाम पर रखे जाते थे। इतना बात हमने जाना। अब महिला की स्थिति जानते हैं, तो ऐसा स्रोत से मिला है कि सातवाहन वंश में महिलाओं की स्थिति क्या थी? अच्छी थी। महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, महिला शिक्षित थी, महिलाएं अंतर्विवाह विवाह कर सकते थे, और सती प्रथा ऐसी कोई चीज नहीं थी। इसका जानकारी हमें मिलता है। तो महिलाएं की जो स्थिति थी क्या थी? अच्छी थी, अच्छी माना गया है। अंतर जातीय विवाह माने क्या होगा कि एक महिला किसी अन्य जाति के साथ विवाह कर सकता था। क्लियर? उसके बाद महिला इसमें शिक्षित होती थी, पर्दा प्रथा नहीं था। जो पर्दा प्रथा होती है वो इसमें यहाँ पर नहीं था। क्लियर? तो हमने जाना। अब इसके बारे में आप जानती होंगी कि महिला शिक्षित थी। तो बहुत बार क्वेश्चन एक बार पूछा भी था कि किस शासक के समय महिला ज्यादा शिक्षित थी। शिक्षित होने का साक्ष्य मिला, वो है सातवाहन वंश। क्लियर? अब काला की बात करते हैं, आर्ट की बात करते हैं। तो आर्ट देखिए काल क्षेत्र का विकास हुआ है, और अमरावती कला का विकास सर्वप्रथम देखिए जीवीआई बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि अमरावती कला का विकास कब हुआ था? सातवाहन वंश के समय। अमरावती कला का विकास किस समय हुआ था? तो वो है अमरावती कला का विकास हुआ था किसके समय हुआ था? सातवाहन वंश के बारे में। तो चलिए, जो टॉपिक उतना बड़ा नहीं है, तो चलिए इस क्लास को अब जो सातवाहन वंश को खत्म करते हैं। हम एक बार देख लेते हैं, एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि सातवाहन वंश संस्थापक हो जाएगा शिमुक 60 ईसा पूर्व में इन्होंने गद्दी पर बैठा था। राजधानी महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला के प्रतिष्ठान में इनकी राजधानी थी। इनके जो महानतम और प्रमुख शासक हुए हैं गौतमीपुत्र सातकर्णी हुए हैं, और अंतिम यज्ञ सातकर्णी हुए हैं। इनकी भाषा की बात करें तो सातवाहन वंश में जो भाषा थी, राजकीय भाषा थी, वो प्राकृत थे। लिपि कैसी थी? ब्राह्मी लिपि थी। इन्होंने सिक्के जारी किए थे सर्वाधिक किसके? शीशे के सिक्के इन्होंने जारी करवाए थे। क्लियर? वो सिक्के कहाँ से मंगाते थे? रोम से मंगवाते थे। इतना बात हम नहीं जाना। उसके बाद ये उत्तर दक्षिण के बीच सेतु का काम करने का किया है कौन? सातवाहन वंश ने काम किया है। उसके बाद इसके महानतम कौन हुए हैं? गौतमीपुत्र सातकर्णी। इन्हें कई उपाधियां राजा राम, विंध्य नरेश और वेंकट स्वामी इत्यादि उपाधियां दी गई है। इसमें महिलाओं की स्थिति सातवाहन वंश के समय अच्छी थी, शिक्षित मानी जाती है, अंतर्राज्यीय विवाह होते थे, और पर्दा प्रथा नहीं थी इत्यादि प्रकार।
और कला में अमरावती कला का विकास सातवाहनों के समय पर था। तो इस प्रकार हम सातवाहन वंश को खत्म करते हैं। अब एक छोटी सी वंश है, वो है यहाँ पर है चेदी वंश के बारे में जानते हैं। इससे ज्यादा कोई महत्वपूर्ण ज्यादा इसमें नहीं है। तो चेदी वंश के बारे में पढ़ेंगे तो जो क्षेत्रीय मरणोत्तर काल के जो क्षेत्रीय शासक है उनके बारे में अब समाप्त हो जाएगा। और फिर वीडियो लेक्चर में दूसरा वीडियो लेक्चर लाऊंगा तीसरा मरणोत्तर काल का, उसमें हम जानेंगे विदेशी आक्रमण के बारे में। हिंदी यूनानी आए, उसके बाद शक आए हैं, उसके बाद पहलव आए हैं, उसके बाद कुषाण आए हैं। और उसमें कुषाण सबसे महत्वपूर्ण है। कुषाण में भी कनिष्क उस क्वेश्चन आते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और उसके बाद हम जानेंगे प्रशासन के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में, और समाज के बारे में, और अन्य एस्पेक्ट को हम नोट में हम देखेंगे। चलिए तो इसको मिटा देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं चेदी वंश के बारे में। छोटा टॉपिक है, देख लेते हैं। इसके जानेंगे संस्थापक के बारे में, राजधानी के बारे में, और प्रमुख शासक इसका कौन है। देखिए, ये चेदी वंश जो है, ये कलिंग में हम जानते हैं, हमने पढ़ा था कि मौर्य साम्राज्य में ये अशोक की मृत्यु के समय बाद ही तुरंत क्या हो गया था, ये जो कलिंग जो था अपने आप को क्या कर लिए थे, स्वतंत्र कर लिए थे। अपने आप को स्वतंत्र कर लिए थे। अपने आप को क्या कर लिए थे, स्वतंत्र कर लिए थे। क्लियर। स्वतंत्र करने के बाद क्या हुआ था कि उस समय हम जानते हैं कि अशोक के बाद अन्य शासक हुए, बौद्ध धर्म को भी फैलाने में लगे रहे और शासन करते धीरे धीरे कमजोर होती गए, इतना बारे में समझते ही नहीं है। और उसके बाद क्या हो गई थी, जो उस अशोक के बाद ही क्या अपने आप को स्वतंत्र कर चुके थे और एक नए राज चेदी वंश का उन्होंने निर्माण किया था, स्थापना किया था। जिसका संस्थापक था महामेघवाहन। महामेघवाहन इनके कौन थे, संस्थापक थे। महामेघवाहन इनके महामेघ जो वाहन इनके संस्थापक थे। पूछा है, बहुत छोटा है। महामेघवाहन के संस्थापक थे और इनके प्रतापी राजा थे, वो कौन थे, खारवेल। बताने को मिला। इसकी जो प्रतापी राजा कौन थे, वो थे खारवेल, इनके प्रतापी राजा थे। और इसकी जानकारी हमें मिलती है, चेदी वंश का जानकारी हमें मिलती है, साक्ष्य मिलती है, वो है साक्ष्य हमें मिलती है। राजधानी क्या होगा, कलिंग होगा। साक्ष्य से मिलती है हाथी गुफा अभिलेख से। हाथी गुफा अभिलेख से हमें क्या मिलती है, जानकारी मिलते हैं। और ये कितनी, ये सातवाहन के ही समकालीन थे। ऐसा भी एक बार क्वेश्चन पूछा था कि ये किसके समकालीन थे। समकालीन किसके थे, सातवाहन। देखिए, सम से समकालीन और क्या, सातवाहन। इससे भी आपको कर लीजिएगा कि सातवाहन किसके साथ थे। इनके बारे में एक क्वेश्चन पूछता है, वो क्वेश्चन पूछता है इनके बारे में कि भुवनेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया था। जो उड़ीसा में हमें देखते हैं कि भुवनेश्वर मंदिर, उसका निर्माण किसने किया था, खारवेल ने किया था। बस भुवनेश्वर मंदिर का निर्माण किया था किसने, खारवेल ने। इसकी जानकारी इन खारवेल ने क्या किया था, इसका निर्माण किया था। बस इतना ही है और ये ज्यादा कुछ नहीं है। बस आज हम देशी शासकों को कम कर लिए। अब देखेंगे कि उस समय विदेशी आक्रमण हुए हैं, यूनानी आए हैं, शक आए हैं, पहलव आए और कुषाण आए हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। और अर्थव्यवस्था और समाज के बारे में हम अगले वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे। चलिए, थैंक यू, जय हिंद। इतना समय देने के बाद लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट्स करें। क्लियर। धन्यवाद, जय हिंद।